तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश फैसला बिहार 2025। फैसला तो लगभग मानो आ ही चुका है। घड़ी में इस समय दोपहर के 11:31 हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार रुझान सीधे तौर पर एनडीए की धमाकेदार वापसी की ओर संकेत दे रहे हैं। 243 सीटें बिहार में हैं, जिनमें 197 सीटों पर इस समय जनता दल यूनाइटेड और भाजपा का गठबंधन आगे चल रहा है। जिस महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के माध्यम से कर रहे थे, वो पानी भी नहीं मांग रहा है। कुल जमा 43 सीटों पर इस समय महागठबंधन आगे चल रहा है। अन्य के लिए भी कुछ नहीं है। कुल जमा 3 सीटों पर आगे की खबर है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि महागठबंधन तो हार ही रहा है, उसके तमाम बड़े चेहरे भी चुनाव हार रहे हैं। बागी के संदर्भ में क्या करें? तेजस्वी यादव खुद चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। 4 राउंड के बाद 3000 वोटों से पीछे चल रहे अपने परंपरागत राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से। लालू यादव के दूसरे लाल तेज प्रताप यादव तो चौथे नंबर पर चल रहे हैं, कई मुकाबले में भी नहीं है महुआ सीट पर। इन सबके बीच अब जो मुकाबला है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच है कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन होगा। बीच में मुकाबला बड़ा बराबरी का था, जिसमें तकरीबन 80 सीटों पर दोनों पार्टियां आगे चल रही थी। फिर बीच में जेडीयू आगे चल रहा था। अब भाजपा आगे चल रही है। 82 सीटों पर भाजपा और 75 सीटों पर जेडीयू आगे। कुल मिलाकर सारे एग्जिट पोल भी फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जीत का अनुमान लगा पाने में कोई भी एग्जिट पोल सफल नहीं रहा। ऐसी परिस्थितियों के बीच इन चुनाव रुझानों का विश्लेषण करने के लिए देश के नामचीन पत्रकार, हम सबके बेहद सम्मानीय श्रवण गर्ग जी जुड़ चुके हैं। श्रवण जी, स्वागत है आपका। और जानने में दिलचस्पी, कितने हैरान, कितने परेशान आप हैं इन रुझानों को देखकर। कोई एग्जिट पोल इसके नजदीक तक नहीं पहुंचा। आप पहुंचे थे यहां तक, या आपके लिए भी ये उतने ही चौंकाने वाले हैं जितने बाकी के लिए? नहीं, मैं कहीं नहीं पहुंचा था। मैं तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं इस तरह के परिणाम आएंगे। मैं तो अपने सारे अनुमानों में महागठबंधन को लैंडस्लाइड दे रहा था जी। तो इसलिए मेरे लिए तो ये चौंकाने की भी बात नहीं, शर्म की बात है कि मैं चीजों को पढ़ने में इतने सालों के अनुभव के बाद भी पिछड़ गया। तो इसलिए मुझे धक्का लगा है, मतलब कि मैं कहीं नजदीक था नहीं चीजों के। ये एक जो चीज मैं तमाम चीजों को देखने के बाद, कल रात को मैं एक प्रणय रॉय का एक प्रोग्राम देख रहा था, पॉडकास्ट देख रहा था जी। प्रणय रॉय जो है 1980 से ये फोरकास्ट कर रहे हैं, एग्जिट पोल वगैरह, ओपिनियन पोल। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही थी कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अभी तक 71% जो एग्जिट पोल्स हैं वो सफल हुए हैं। मतलब उनका जो 71% का जो प्रेडिक्शन है वो सफल हुआ है, मतलब वो सही निकला है। अब ये अगर मुझे पहले जानकारी हो तो मैं शायद अपने कथन को या चीजों को रिवाइज करता। इसने कई चीजों को जो तय किया है, दिखाया है, वो ये दिखाया है कि बिहार का मूड समझने में हम लोग सफल नहीं हो पाए। मतलब बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाए और ऐसा लगा कि हम जो बहुत ज्यादा विपक्ष ओरिएंटेड हमारे थॉट्स होते हैं या एनडीए के खिलाफ जो थॉट होते हैं वो
कई चीजों को समझ नहीं पाए, मतलब नीतीश कुमार को नहीं समझ पाए। नीतीश कुमार को मैं तो बहुत ही बिहार से मैं चाहूंगा कि हम श्रवण गर्ग जी को दोबारा जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि तकनीकी तौर पर दिक्कत जा रही है। उनकी बातों को हम बहुत स्पष्टता से समझना चाहेंगे, पर कुल मिलाकर श्रवण जी का कहना है कि हम शायद आंक नहीं पाए, और उसका एक बड़ा कारण उन्होंने बताया कि शायद हम विपक्ष के संदर्भ में कुछ ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं, इसलिए शायद हम इस चीज तक को भाप नहीं पाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष हार नहीं रहा है, विपक्ष बुरी तरीके से हार रहा है। शायद 2020 की गलतियों से सबक सीखा है एनडीए ने। पिछली बार राजनीतिक विश्लेषक ये मानते थे कि एनडीए को अगर अपेक्षा अनुरूप सफलता नहीं मिली थी, उसका बहुत बड़ा कारण चिराग पासवान थे। चिराग पासवान ने 137 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। नतीजा यह हुआ था कि जनता दल यूनाइटेड का परफॉर्मेंस खराब नहीं, बहुत खराब हुआ था। अब जब चिराग पासवान इस गठबंधन का हिस्सा बने तो परिणाम एक तरफा आ रहा है। यह परिणाम कमोबेश 2010 की याद दिला रहा है, जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने गजब का प्रदर्शन किया था। अभी की स्थिति यह है कि इस समय पर तकरीबन 190 सीटों के आसपास खड़ा है एनडीए, 206 से पीछे है, पर 190 के आंकड़े तक तो कोई एग्जिट पोल नहीं पहुंचा था। यह स्थिति है। जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे महागठबंधन की ओर से, उनके विधायक बनने के लाले पड़ गए। हम मान रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी कुर्सी सुरक्षित है, पर नेता प्रतिपक्ष तो तब बनेंगे ना जब विधायक होंगे, उनके तो विधायक बनने के भी लाले पड़ गए। तो कुल मिलाकर ऐसी परिस्थिति अपने आप में बड़ा हैरत में डालने वाली है कि आखिर बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार ने इतना जबरदस्त कमबैक कैसे किया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा शायद कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं वीडी शर्मा क्या कुछ बोल रहे हैं। आइए आइए साहब, आइए आइए, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आप जी बहुत बधाई। कम खिलाना, कम खिलाना। बहुत बधाई। पूरी एक दाल नहीं तो देख रहे हैं मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय का है, जहां पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा मौजूद हैं। भाजपा के जितने भी प्रदेश कार्यालय, वहां पर आप कमोबेश आपको ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन का हिस्सा है, वहां पर प्रचंड जीत हिस्से में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को कायम रख पाने में कामयाब होती हुई दिख रही है। सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर अभी उसकी बढ़त बनी हुई है। जनता दल यूनाइटेड कुछ पीछे है, लेकिन मामला कमोवेश बराबरी के संदर्भ में है। महागठबंधन सरकार बनाने की दौड़ से बाहर जा चुका है, बुरी तरीके से बाहर जा चुका है। हद तो यह है कि कांग्रेस दहाई के आंकड़े को भी पार करने के संदर्भ में जूझ रही है, जिसने पिछली बार ठीक ठाक सीटें ली थी, लेकिन वो इस बार जो बता रही थी कि तैयारी की है, बड़ा जमीनी स्तर पर उसने विश्लेषण किया है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। आंकड़े बता रहे हैं कि जनता का भरोसा जीत पाने में नाकाम नहीं, बुरी तरीके से नाकाम हुए। क्या कह रहे हैं वीडी शर्मा, सुनते हैं। करता है कि बिहार की जनता ने गंगा बहाने कुमार जी को ताकत देने का काम कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास। अब कुल मिलाकर भाजपा के नेताओं को यह बताना है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चमत्कारिक जीत है, पर सच बात यह है कि मोदी फैक्टर भाजपा के लिए हो सकता है,
पर बिहार के संदर्भ में तो असल फैक्टर नीतीश कुमार है। आपके ऊपर बड़े ऐसा लग रहा है इस वक्त 71% वोट बड़े थे जो बोल रहे थे विरोधी पक्ष में जाएंगे, लेकिन अरे क्या है क्या विरोधी, कौन विरोधी? जैसे देखिए, जिसका मालिक बलवान उसका चेला पहलवान। अच्छा हाँ, अच्छा, तो क्या लगता है इस बार 5 साल में जिस तरीके से काम हुआ है और तेजी से बढ़ेगा? और बहुत बढ़िया होगा। आप देखना ना, अब देखना बिहार कैसा होगा। ये रथ किसके लिए बनाया है? ये नमो रथ है। अच्छा। ये विजय का रथ है। अच्छा। ये मोदी जी का रथ है, हमारे भगवान का रथ है। कहाँ घूमेंगे ये रथ? ये रथ बहुत जगह से घूम के आया है, घूम के आए हैं। आज आया है पटना। तेजस्वी यादव को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, बेचारा बच्चा है, थोड़ा सा तकलीफ में होगा, ही स्वाभाविक है। अच्छा, लेकिन वो समझ नहीं पाया, उसको इस बात को समझना चाहिए। 18 तारीख की तैयारी उन्होंने की थी सीएम को। अरे अब तैयारी तो आगे कर ले, उससे क्या होता है? अच्छा, तैयारी चाहे किसी की मर्जी हो, आज तैयारी। अगर आप बताना चाहें तो। एक तो मुझे कुछ नयापन नहीं लगा, क्योंकि मैं भी उसी मिट्टी की बेटी हूँ और कहीं ना कहीं वो भाव जो लोग बिना बोले अपनी आंखों से व्यक्त करते हैं वो मैं समझ पाई। लोगों ने मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाया है, किसी नेता या फिर किसी प्रत्याशी के रूप में मैं उनके बीच में नहीं गई। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे आगे हेल्प करेंगे। एक संवेदनशील व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से राजनीति में भी अपनी जगह बना सकता है। इस चीज़ को मुझे कायम करना है, लोगों को एहसास दिलाना है, क्योंकि मुझे 1 महीने में बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिली कि नई राजनीति बहुत दलदल है, मत जाओ, ऐसे मुंह मत करो, तुम भी बहुत छोटी हो, और ये सारी बातें बोल करके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस कराने की भी कोशिश की गई बहुत लोगों द्वारा कि मेरे। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, नीतीश कुमार जी ने उसको इम्प्लीमेंट किया है, अमित शाह जी की रणनीति है। अरे राहुल जी तो चुनाव में गायब हो गए थे, लोग ढूंढ रहे थे कहाँ है राहुल जी, रेस यात्रा पर चले गए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं तो बिहार की जनता का हृदय से धन्यवाद आभार करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और एक कार्यकर्ता को बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अलग किस्म का जोश है, पर वो अपनी इस जीत का श्रेय मोदी जी के नेतृत्व को देते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति को जो बारीकी से समझते हैं वो जानते हैं कि मोदी एक फैक्टर हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा फैक्टर तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ही वो कारण है जिसके कारण बिहार में एनडीए इस प्रचंड जीत की ओर जा रहा है। हम एक बार फिर कोशिश करते हैं श्रवण गर्ग जी के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने का। श्रवण जी बता रहे थे कि वो समझ पाने में निश्चित रूप से चूके, और चूकने की एक बड़ी वजह विपक्ष के प्रति शायद सद्भाव रहा। लेकिन क्या मानते हैं श्रवण जी, नीतीश कुमार का कोई तोड़ बिहार में नहीं है। जिन नीतीश कुमार की बीमारी को आधार बताकर बदलाव की उम्मीद जगाई जा रही थी, और उस बदलाव की उम्मीद में भाजपा भी शामिल थी, भाजपा भी दाएं बाएं से रास्ता निकालने की कोशिश में थी कि शायद इस बार सीएम हम अपना बना लें। नीतीश कुमार ने सब ध्वस्त कर दिया। क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं खुद नीतीश कुमार को खारिज कर चुका था। मैं ये मानता था कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से कैपेबल नहीं बचे हैं। बीजेपी का अनुमान भी उनके बारे में था, उन्होंने उनको सीएम फेस घोषित नहीं किया। बहुत सारी चीजें बिहार की पॉलिटिक्स में जो चली वो कोई समझ नहीं पाया जी। और ये जो निकल कर आया है कि नीतीश कुमार का कोई मतलब तुलना नहीं है, कोई उनका विकल्प नहीं है राजनीति में बिहार की। और इसमें 3-4 चीजें जो साबित हुई हैं वो ये हुई हैं कि बीजेपी के पास नीतीश कुमार के टक्कर का या उनके कद का कोई नेता नहीं है, पहली चीज है जी। दूसरी चीज ये कि ये सबसे बड़ा धक्का कांग्रेस को जो लगा है, इसमें दूसरी बार लगा, 2020 के बाद फिर से लगा है कि उन्होंने पिछली बार 70 सीटों पर लड़के 19 सीटें मिली थी, इस बार 61 सीटों पर लड़के उनका परफॉर्मेंस और खराब हो गया। इसमें जो 3 फैक्टर हैं, मैं इलेक्शन के बाद उनको पूरे रिजल्ट के बाद एनालिसिस करेंगे।
कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है वो गजब का है। जो 29 सीटें चिराग ने ली थी उनमें जो आरंभिक रुझान दिख रहे हैं वो तो करीबन ऐसे लग रहे हैं कि करीबन 20-22 सीटें उनको मिल रही हैं। तो ये चिराग का और इसमें नीतीश का और चिराग का मतलब बिहार पुत्रों का, बिहार की जमीन के लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो गजब का है। दूसरा ये कि सीमांचल की 24 सीटों में जो कांग्रेस को या महागठबंधन को एक मुगालता था, गलतफहमी थी कि वो पूरा जो मुस्लिम कंसोलिडेशन है वो महागठबंधन के पक्ष में है, वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया। तो उसको भी अध्ययन करना पड़ेगा। तीसरा ये कि लोक स्वराज पार्टी, जन स्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर ने बनाई और चुनाव लड़ा, उसका इसमें कितना कंट्रीब्यूशन रहा एनडीए की जीत में, या कितना परसेंटेज उनको वोट मिला और उन्होंने कितनी जगह, कितने मार्जिन से जो जीत हुई है बीजेपी की या जेडीयू की, उसमें तीसरे फैक्टर का कितना वो कंट्रीब्यूशन रहा, चाहे जन स्वराज पार्टी हो या। मैं श्रवण जी थोड़ी मदद करता हूं आपको जन स्वराज के संदर्भ में। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। सम्राट चौधरी इस समय 4790 वोट से आगे चल रहे तारापुर से। 23,591 वोट मिले उन्हें। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं अरुण कुमार, 18,801 वोट मिले हैं। तकरीबन 4,790 वोट से वो पीछे हैं। पर जिस जन स्वराज की आप बात कर रहे हैं, 25,000 सम्राट चौधरी के मुकाबले जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी संतोष कुमार को इस समय पर 596 वोट मिले हैं, 600 वोट। जन स्वराज की अधिकांश जगहों पर यही आंकड़े की स्थिति है, 500, 700, 1000, 1500। हाँ, तो इसका मतलब है कि जन स्वराज पार्टी ने कोई बहुत बड़ा डेंट किसी को नहीं पहुंचाया है जी। जो हम समझ रहे थे कि वो मतलब ये एक अलग मुद्दा है कि अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे, पर हमारी रुचि प्रशांत किशोर में नहीं है। हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स रहे होंगे जिसने एनडीए की जीत को इतना जबरदस्त तरीके से, जो इन्होंने अमित शाह जी ने शुरू में कहा था, अगर हम लोग ध्यान दें जी, तो पहला उनका प्रेडिक्शन ये था कि हम 200 सीटें जीत रहे हैं जी, जो फर्स्ट प्रेडिक्शन था जी। अब ये जो दिख रहा है, ये जो एक और ये जो उसके बाद उनका प्रेडिक्शन था कि 160 जीत रहे हैं जी। तो ये जो पूरा निकल कर आ रहा है वो 160 से 200 के बीच में निकल के आ रहा है। पहली चीज तो जी। दूसरी चीज ये कि जो एग्जिट पोल्स थे जो आए, वो मतलब जो एक्सेस माय इंडिया का जो पोल आया अगले दिन, ये लगभग उस कंफर्मेशन है एक्सेस माय इंडिया के पोल का, या चाणक्य के भी पोल का जो दूसरे दिन आया वो इन दोनों के नजदीक। इसका मतलब है कि जो एग्जिट पोल्स की जो पकड़ थी वो काफी इसमें इम्पोर्टेंट रही। तीसरा ये कि नीतीश कुमार की जो योजना रही 10,000 रुपए एक मुश्त अकाउंट्स में देने की जी, आप देख रहे हैं कि महिलाओं का जो वोटिंग है वो करीबन 10-12% के करीब ज्यादा रहा पिछले चुनाव के मुकाबले जी। 8 से लगा के 10% या 11%, 12% के करीब रहा जी। अब ये इंडिकेट ये करता है कि दो चीजें इंडिकेट करता है कि महिलाओं का जो समूह है वो उस पर जो नीतीश कुमार की पकड़ है, जो उनकी योजना थी साइकिल देने से लगा के आज तक की जी, वो और मजबूत हुई है। इसका एक मुद्दा ये भी है कि बिहार में मदद की कितनी जरूरत है, मतलब परिवारों को, कि वो छोटी सी मदद भी उनके लिए कितनी अहम होती है, कि मतलब 10,000 रुपए अगर मिल गए तो वो उसके लिए कितने एहसानमंद हो सकते हैं। तो ये एक जो तमाम फैक्टर्स थे कि नीतीश की बीजेपी से बन नहीं रही है, दोनों के बीच में तनाव हो गया है, नीतीश को सीएम फेस नहीं बनाया है, और चाहे उसमें बीजेपी का कैलकुलेशन रहा हो, वो
कि भाई हम हालांकि मुद्दा ये है कि 101 सीटें दोनों ने बांटी हैं। जी। तो कोई ऐसा भी नहीं कह सकते कि बीजेपी को ये रहा हो कि वो अपने दम पर सरकार बना सकती है। तो उन्होंने ये तो माना था कि जेडीयू की जरूरत पड़ेगी, पर ये जो हुआ अभी जो टक्कर चल रही है जेडीयू में और बीजेपी में कि कौन ज्यादा पावरफुल है, तो उसमें जो इमर्ज हो रहा है वो ये हो रहा है कि नीतीश कुमार उतने ही महत्वपूर्ण हैं या पावरफुल हैं। पर एक चीज और समझ में आने नहीं आ रही है मुझे कि नीतीश कुमार को तो इतनी सीटें मिल गई, वो ठीक है, बीजेपी को इतनी सीटें क्यों मिलना चाहिए? मतलब उसके पीछे क्या कारण होना चाहिए? मतलब बीजेपी के पास अगर कोई लीडरशिप नहीं है वहाँ, तो हम क्या ये मान के चलें कि अमित शाह जी ने जो 20 दिन वहाँ दिए या प्रचार किया या मोदी जी ने जो रैलियां की उसका इम्पैक्ट है, क्या ये मान के चले? क्या ये माने? ये श्रवण जी का कहना है। पर मैं श्रवण जी अब बिहार से बाहर निकलकर बात करता हूं। विपक्ष की राजनीति के लिए क्या बचा? लोकसभा परिणाम के बाद विपक्ष के लिए उम्मीद जागी थी, पर उसके बाद जितने भी विधानसभा चुनाव होते जा रहे हैं, विपक्ष की उम्मीदें ध्वस्त होती जा रही हैं। वैकल्पिक राजनीति के संदर्भ में जो उम्मीद बांधी जा रही थी वो टूटती हुई सी दिखाई दे रही है। बिहार कितना बड़ा आघात विकल्प के संदर्भ में? ये विपक्ष को बहुत बड़ा आघात है और विपक्ष की पूरी राजनीति ध्वस्त होने वाली है या हो गई है, क्योंकि विपक्ष की राजनीति के केंद्र में केवल एक व्यक्ति था, वो राहुल गांधी थे जी, क्योंकि कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता ही नहीं है विपक्ष का। और बिहार के चुनाव ने जो सबसे ज्यादा निराश किया है वो राहुल गांधी ने किया है जी। तो ये इसका जो डेंट होगा वो इंडिया ब्लॉक को सबसे बड़ा होगा। और इसको लेकर जो बंगाल को, तो बंगाल में तो खैर कोई अलायंस नहीं है, ममता के साथ इंडिया ब्लॉक में कोई वो नहीं है, पर हमको देखना ये होगा कि कांग्रेस को लेकर अखिलेश उत्तर प्रदेश को लेकर कोई रिवाइज करते हैं क्या अपनी धारणाओं को? अपनी धारणाओं को क्या कांग्रेस राहुल गांधी से इतर सोचने के लिए अब मजबूर होना चाहिए? ये सवाल है। चौकीदार चोर है नारे के बाद वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी विफल होता हुआ दिख रहा है। क्या श्रवण जी को लगता है कि समय आ गया है जब कांग्रेस को गांधी परिवार से इतर सोचना तो पड़ेगा? हम एक विशफुल थिंकिंग जरूर कर सकते हैं कि कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, पर कांग्रेस के पास कोई नेता है ही नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप इतने समझदार हैं और इतने आर्टिकुलेट हैं पॉलिटिक्स के बारे में, आप मुझे बताएं कि नरेंद्र मोदी के अलावा क्या बीजेपी के बारे में कुछ सोचा जा सकता है क्या? जी नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि एक जो हमारी या अखिलेश के को छोड़कर समाजवादी पार्टी या ममता के अलावा टीएमसी या स्टालिन के अलावा डीएमके या श्रवण जी, मैं माफी के साथ बीच में हस्तक्षेप के लिए खेद व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे कि 2009 में अगर आडवाणी जी का नेतृत्व विफल हुआ तो 2014 तक आते आते भाजपा ने आडवाणी की असहमति को दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी को निकाल लिया, खोज लिया और उसके साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया। क्या राहुल गांधी के संदर्भ में कितनी विफलताओं का और इंतजार कांग्रेस करेगी? श्रवण जी इस पर कोई दृष्टि देना चाहेंगे या अभी इसे नजरअंदाज करना चाहेंगे? नहीं 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 नहीं, आपने ठीक कहा। मोदी को खोज लिया तो उसमें दो, बीजेपी ने खोजा या मोदी ने स्वयं बीजेपी को खोज लिया, पहली चीज ये जी। और 2014 के पहले मोदी जी ने 12 साल में अपने आप को इतना, मैं तो बिहार में गुजरात में चूंकि रहा हूँ इसलिए मैं पूरी चीज जानता हूँ, इतना जबरदस्त तरीके से अपना ऑल इंडिया प्रोजेक्शन किया उन्होंने। तो आप अगर पाएंगे कि स्टेट्स में कांग्रेस का कोई नेता ही नहीं है जो किसी गुजरात से या महाराष्ट्र से या बंगाल से कहीं से निकल कर आए कि मैं राहुल गांधी को रिप्लेस करना चाहता हूँ।
तो इसलिए बहुत जबरदस्त फर्क है बीजेपी में। मैं आज अगर आपसे कहूं कि नरेंद्र मोदी को अगर आप माइनस कर दें तो किस राज्य से बीजेपी का कौन सा नेता आकर कहेगा कि मैं हूं ना, ये थोड़ा सा इसमें हमको एक जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं या मोदी जी का जो गुजरात में जो उनका कंट्रीब्यूशन है या जो भी है, उसको आप ओवर रूल नहीं कर सकते कि उन्होंने 12 साल वहां गुजरात में मेहनत की और हो सकता है कि 2002 से वो इस चीज के लिए काम कर रहे हो कि मुझे तो दिल्ली में जाना है। तो इसलिए अगर उनका वाइब्रेंट गुजरात था या गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था तो वो कोई गुजरात के लिए रहा हो, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। वो देश के संदर्भ में था। नरेंद्र मोदी एक रणनीति के तहत अपने आप को राष्ट्रीय कैनवास पर प्रस्तुत करने में सफल रहे। तकरीबन 1 दशक की मेहनत के बाद ये श्रवण जी का कहना है। श्रवण जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण मौके पर, जहां विपक्ष की रणनीति ध्वस्त हो रखी है, विपक्ष को नए सिरे से आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी, ये श्रवण जी का मानना है। पर वो आगे कैसे बढ़ेगा, ये वाकई यक्ष प्रश्न है। हाल फिलहाल बिहार के संदर्भ में कहानी साफ है और विपक्ष के लिए बहुत ही खराब है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए है वो एक तरफा जीत हासिल कर रहा है। तकरीबन 3/4 बहुमत की दिशा में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। 243 सीटें, उनमें से 190 सीटों पर इस समय एनडीए आ गया है। महागठबंधन महज 49 सीटों पर आगे है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महागठबंधन का चेहरा अर्थात तेजस्वी यादव खुद चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सबके बीच में हम रुख करते हैं हरियाणा का, जहां से कद्दावर नेता, पूर्व कांग्रेसी पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का तेज तर्रार चेहरा और सांसद किरण चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। किरण जी, पहली प्रतिक्रिया बिहार के रुझानों के संदर्भ में आपकी। नमस्कार हिमांशु जी। आज जो है मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिस विवेक से और जिस समझदारी से उन्होंने जो वोट करा है वो स्पष्ट दर्शाता है कि ये मोदी जी का जो है करिश्मा जो है वो सारी जगह चलता है। और बिहार की जनता जान चुकी है कि मोदी और नीतीश के साथ ही आगे जो है विकास की रथ जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरा आज बिहार का जब हम नक्शा देख रहे हैं, ज्यादातर सारा का सारा गेरवा के साथ रंगा गया है। और ये जो अप्पू टप्पू पप्पू की बात करी जा रही थी वो सारी तरह से पूरी तरह से स्वाहा हो गए हैं। जिस तरह से कांग्रेस आज, मुझे देख के हैरानी नहीं होती, क्योंकि इनका तो यही काम होता है हमेशा से कि जो अन्य जो हैं वो 9 आ रहे हैं और कांग्रेस की केवल 5 सीटें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह से अब इनका जो है विनाश हो चुका है और ये धरातल पे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और किरण जी, अभी राहुल गांधी तो बता रहे थे कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो तो चुरा लिया गया था, पर बिहार में जो नतीजा आ रहा है ये तो एक तरफा है। अब राहुल गांधी क्या कहेंगे? राहुल जी को धरातल की कोई जो है असलियत पता ही नहीं। मैं बहुत बारी कहती आई हूँ, ऐसा उन्होंने अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड कर रखा है जो खुद ही कुछ नहीं जानते हैं धरातल पे, तो वो यही बातें करेंगे। और तभी ये वोट चोरी की बात हो रही थी। आज उनको बहुत जनता की मैंडेट मानते हुए स्वीकारना चाहिए कि वो जो है उनका जो अभियान है और उनकी जो बातें हैं वो जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। और कांग्रेस जो है हमेशा से मैं कहती आई हूँ सेल्फ गोल जो है वो स्कोर करती है। अच्छा किरण जी, एक बात बताइए, मतलब कांग्रेस इतना पुराना राजनीतिक दल है जहां पर आपने भी एक लंबा समय बिताया और अब आप भाजपा के अंदर का एक बड़ा चेहरा है, क्या फर्क देखती हैं? क्या कारण है कि कांग्रेस की इतनी कोशिशों के बावजूद भी लोग भरोसा नहीं कर और भाजपा के संदर्भ में भरोसा डिग नहीं रहा है? क्यों, समझ पाए आप? बहुत ये कोई बड़ी सोचने की बात नहीं है। सारी जनता जान गई है कि देश आज जो है मोदी जी की जो है नेतृत्व में और बागडोर उनके पास है और देश को आगे अगर बढ़ना है, विकास का रास्ता दिखाना है और जो है विकसित भारत की जो बात कही गई है वो सारा का सारा संभव तब हो सकता है जब मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री हैं और भाजपा जो पार्टी है हमारी वो पूरी तरह से धरातल के ऊपर काम करती है और एक एक चीज को जो है बड़े समझदारी के साथ आगे बढ़ाते।
और ये देश वो जो है ये दीज आर नेशनलिस्ट पीपल, नेशनलिस्ट लोग हैं, और इसी कारण अब जनता समझ गई है कि देश को सुरक्षित रखना है, देश को विकसित करना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो केवल और केवल एकमात्र भाजपा ही एक पार्टी है और उसके जो है सहयोगी गठबंधन। पर राहुल गांधी तो बोलते हैं देश की मजबूती के लिए हम काम कर रहे हैं, देश में लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, देश को सभी धर्मों के लोगों के रहने लायक बनाने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो बात तो राहुल गांधी भी यही कहते हैं। ये इनकी राजनीति खाली पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है और शुरू से रही है, और यही इनका जो है वो जो है दुर्भाग्य रहा है कि इनको धरातल के ऊपर कुछ समझ नहीं आ रही है। सच्चाई ये है कि इस तरह की जो राजनीति, जो नकारात्मक राजनीति जो है, कभी वोट चोरी, कभी प्रधानमंत्री चोर है, कभी इस तरह की जो बातें करते हैं वो धरातल से जुड़ी हुई बातें नहीं है, कभी एफआईआर के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है जनता इनकी बातों को नकार चुकी है, और इनको दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक इतना समय बीतने के बाद भी ये बातों की समझ नहीं आ रही। अच्छा एक बताइए, बिहार में किसने किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाया? लालू यादव परिवार ने, तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, या राहुल गांधी और कांग्रेस ने तेजस्वी यादव और आरजेडी को नुकसान पहुंचाया? क्या कहती है आपकी समझ इस संदर्भ में? ये दोनों एक दूसरे को नुकसान की बात छोड़िए, सब जानते हैं लालू जी का और इनका जो है ये जंगल राज को लोगों ने नकारा है पूरी तरह से। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जब इलेक्शन की टिकटें बट रही थी, जब हम देख रहे थे किस तरह से मनी पावर प्ले कर रहा था, टिकटें जो हैं जिनको बांटी गई, पता नहीं कितने कितने पैसे देकर बांटी गई, धरातल से कोई जो है असलियत थी नहीं, जिन लोगों को इंचार्ज बना रखा था उनको कोई इल्म ही नहीं है बिहार की पॉलिटिक्स का, बिहार पे धरातल पे क्या हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये केवल जो है ये दिस इज ऑल फ्लफ, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, ऑल फ्लफ एंड नो शो, वो कहानी थी। ठोस इनके पास कुछ नहीं है और वो लोगों के समझ आ गई अच्छी तरह से। और सबसे बड़ी बात यह है, देखो इसमें आपको समझना चाहिए कि महिलाएं जो हैं वो बहुत जो हैं, महिलाओं को आगे लाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, और महिलाएं जो हैं अब नाउ दे हैव कम टू देयर ओन एंड समझ गई हैं कि हम भी एक शक्ति हैं, और इस इलेक्शन में महिलाओं ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा। आपने अभी बताया कि बिहार में कांग्रेस की टिकटें पैसे लेके बेची जा रही थी, ऐसे आरोप लग रहे थे, पर आपने तो कांग्रेस में समय बिताया है, हरियाणा का बहुत बड़ा चेहरा आप रही हैं, हरियाणा में कांग्रेस मजबूत रही है, हरियाणा में भी टिकट विकेट बिकती थी क्या, या जिसे टिकट नहीं मिलती है वो ऐसे आरोप लगा देता है? नहीं, मैं आरोप लगाने वालों में से हूँ नहीं, बहुत समय मैंने कांग्रेस के अंदर बताया, लेकिन सच्चाई ये है कि अब जो कांग्रेस रही है और सो कॉल्ड कांग्रेस जो है, उनको धरातल का कुछ मालूम ही नहीं है। हरियाणा के अंदर भी यही कुछ हुआ कि जो इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ को ही अपने आप ही खत्म करते चले गए, अपने नेताओं को अपने आप खत्म करते हैं। जैसे मैंने कहा है कि हमेशा सेल्फ गोल स्कोर करते हैं, जहां पर जो टिकटें जो हैं बांटी जाती हैं, पहले आप उस पे सर्वे करवाते हो, सारी बात होती है, फिर उसके मुताबिक अगर नहीं आप दे सकते तो इसका मतलब आपकी लीडरशिप के ऊपर प्रश्न चिन्ह पूरा लगना चाहिए। और वही हुआ हरियाणा के अंदर कि जब एक व्यक्ति को और एक उसको पूरा सब कुछ वो जो है सौंप दिया, तो निश्चित तौर पे ये होना था, क्योंकि वो व्यक्ति की जो छवि हरियाणा के अंदर है वो एक भ्रष्टाचारी की है। दुनिया भर के केसेस उनके ऊपर और उनकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से सबको नकार के और उस आदमी को आगे लेके आना जिसके लिए आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, हम नौजवानों को आगे लेकर आएंगे, और फिर दोबारा से बार बार उन्हीं के हाथ में आप सब कुछ सौंप देते हो, तो इसका मतलब जो है, मैं तो ये पूरा का पूरा जो है इसका तीसरा जो है लीडरशिप के ऊपर डालूंगी कि उनको जो है पता नहीं क्या बात है। कुल मिला ये किरण चौधरी जी थी। किरण जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मौके पर जुड़ने के लिए, जिनका मानना है कि कांग्रेस सेल्फ गोल करके ही अपना पराभव को प्राप्त कर रही है। राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ हैं जिनको जमीन की वास्तविकता का पता नहीं, और स्वयं राहुल गांधी को भी अब वास्तविकता का पता नहीं, इसलिए बिहार के नतीजे उन्हें चौंका नहीं रहे। बिहार में जीत इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी के प्रति पूरे देश और बिहार प्रदेश का भी भरोसा है। बहरहाल एक तरफा जीत की ओर एनडीए चल निकला है, पर इस बीच हमारे साथ में एक ऐसा शख्स है जिसने छत्तीसगढ़ से जाकर बिहार में पूरे 1 महीने पसीना बहाया। बामुश्किल 3 महीने पहले उनको प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया था, पर
मंत्री के तौर पर ज्यादा काम भी नहीं कर पाए, उससे पहले ही उनको बिहार भेज दिया पार्टी ने पसीना बहाने के लिए। यहां तक कि दीपावली के त्योहार के मौके पर भी अधिकांश समय इस शख्स ने बिहार में ही बिताया। नाम उनका गजेंद्र यादव है, छत्तीसगढ़ सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी से जानते हैं कि कितना हैरान और परेशान है ये आंकड़े देखकर। सरकार बना लेंगे इसकी उम्मीद तो आपको थी, आप बातचीत में भी बोलते थे, पर इस तरीके से बना लेंगे ऐसी उम्मीद वाकई थी क्या गजेंद्र जी? नहीं, बिल्कुल भी आपको नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। और मैं बहुत स्पष्ट उस समय भी कहता था कि हम लोग एक तरफा सरकार बनाएंगे, रिजल्ट जो है महाराष्ट्र और हरियाणा के माफिक आएगा, क्योंकि वहां जो माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए काम किया है, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बुजुर्गों के जो वृद्धा पेंशन की राशि जो 500 से, उससे ये अनुमान लगाना मुश्किल था कि हम कितने सीट से आगे आएंगे। हम जहां गए हर आदमी के मन में ये बात था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन वाली सरकार हमको चाहिए। को माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास था, पार्टी पे विश्वास था, लोगों को नीतीश कुमार जी के सुशासन पे विश्वास था। लोग जंगल राज नहीं चाहते थे, और खासकर जहां मैं मुख्यालय जो मेरा था छपरा में तो बहुत बड़ा सुपरस्टार राजद से प्रत्याशी थे, फिर भी लोगों का कहना था कि हमको ये राजद लाके हमको जंगल राज नहीं लाना है। लगभग हम 7-8 सीटों पे लगातार दौरे में थे और सारी जगह कहना था लोगों का कि हमको नीतीश बाबू की भाजपा समर्थित सरकार चाहिए, और रिजल्ट हम सबके बीच में है। आप देखें, इतिहास वापस बिहार बनाया है, 189 सीटों पे हम आगे हैं, और निश्चित रूप से ये पार्टी के विकास के माननीय नीतीश कुमार जी के नीति विश्वास है, और लोगों को, आज पूरे देश के लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, और आज उसका रिजल्ट हम सब देख रहे हैं। अगर बिहार में सब कुछ इतना बढ़िया था, सरकार के पक्ष में माहौल था, नीतीश कुमार के पक्ष में माहौल था, भाजपा और नरेंद्र मोदी को लेकर रुझान था, तो आप सबको छत्तीसगढ़ से बुलाने की, मध्य प्रदेश से बुलाने की जरूरत क्या पड़ी थी? क्यों आपको इतना पसीना बहाना पड़ा? अपना राज्य, अपना घर, अपना क्षेत्र छोड़कर क्यों गजेंद्र यादव पूरी टीम के साथ छत्तीसगढ़ छोड़ बिहार में पड़े हुए थे? भाई इतना ही सब कुछ अच्छा था तो